हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने भारतीय राज्य व्यवस्था डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी 7 पार्ट्स को न केवल कवर किया होगा बल्कि ये भी समझा होगा कि किसी भी बुक को पढ़ते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। साथ ही हमसे यूपीएससी अपकमिंग ईयर्स में किस तरीके के प्रश्न पूछ सकती है और हमको उनको किस तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आपको पीछे की सभी 7 क्लासेस में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा होगा। तो हम बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास नंबर 8 को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं या उनमें किस तरीके के अपकमिंग प्रश्न बन सकते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से, अच्छा यहाँ पे ये लाइन आप हटा दीजिए, ये रिपीट हो गई है। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए? आप में से अधिकांश बच्चों ने जब प्रियम्बल का चैप्टर पढ़ा होगा और वहाँ पर आपने प्रियम्बल की लास्ट लाइन आपने देखी होगी कि 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को हम आत्मार्पित, अंगीकृत और आत्मारोपित करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाइन देखी होगी। अब वहाँ पर जब आप ये लाइन देखते हो तो बेसिकली ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर ये भी बताया गया कि हमने 26 नवंबर 1949 को क्या क्या इम्पैक्ट में या कहें कि किन किन चीज़ों को हमने लागू कर दिया था। बाकी चीज़ों को हमने कब लागू किया था? बाकी चीज़ों को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। क्यों 26 जनवरी 1950 को क्यों किया? 26 नवंबर को ही सब कुछ क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि आपको भी पता हो कि भारत सरकार, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो हम आपको पढ़ाते हैं कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1930 या कह सकते हो 1929 के अधिवेशन को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी तो उसमें पूर्ण स्वराज की बात की थी। ठीक है, और 1930 में क्या किया था? हमने पहला अपना स्वतंत्रता आंदोलन या कह सकते हो स्वतंत्रता दिवस मनाया था और हमारी ये इच्छा भी थी कि भारत 1947 में ना आज़ाद होके 26 जनवरी 1948 को आज़ाद हो। क्यों? क्योंकि इस डेट को हम यादगार बनाना चाहते हैं। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की मूर्खता और उसकी महत्वाकांक्षा ने 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कर दिया। ठीक है, क्यों आज़ाद किया ये मैं मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाता हूँ कि 15 अगस्त उसके लिए फेवरेट डेट थी क्योंकि 15 अगस्त 1945 के समय ही उसने जापान को आत्मसमर्पण करवाया था। ठीक है, तो वो चाहता था 15 अगस्त उसके यहाँ हमेशा यादगार बनी रहे। इसीलिए देखना जून से लेकर अगस्त में इसी के कारण तो हमारे यहाँ दंगे हुए, इसी के कारण पार्टीशन इतना गलत तरीके से हुआ, जल्दबाजी में आप कह सकते हो, है ना। तो वो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था। तो भारत सरकार ने फिर भी ये सोचा कि चलो ठीक है, हम जैसे तैसे करके आज़ाद हो गए सो हो गए, लेकिन हम अपने को 26 जनवरी 1950 को ही यादगार के रूप में रखेंगे ताकि 1929 की यादों को भुलाया ना जा सके। इसीलिए आप देखिएगा कि भारत में 26 नवंबर को ध्यान में रखकर हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक है, और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? आज़ादी दिवस या कह सकते हो स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इसलिए तीनों डेटें अलग अलग हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, हो गई। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या प्रभावी हुए और क्या बाद में प्रभावी हुए। तो सिंपल सा प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। आपको पता हो कि नागरिकता हुई होगी क्या? कॉमन सेंस लगाओ। तो बिल्कुल सर, नागरिकता तो हुई होगी। तो नागरिकता हुई है मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। हमने कहा ठीक है। क्या आपात उपबंध हुआ होगा? तो अभी आपात की तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी ना। अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की तो अभी बात ही नहीं। जब हमें देखो, सीधी सी बात है, जब हमको पता है, जैसे छोटी सी बात मैं कहूँ आपसे कि अब सर्दी चल रही है। ठीक है, तो आप अगर मार्केट जाओगे तो क्या गर्मी वाले कपड़े परचेज करोगे?
आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि आप सोचोगे ना फरवरी के बाद गर्मी आएगी, तो फरवरी के बाद हम कपड़े ले लेंगे। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति और आपात उपबंधों को नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए होल्ड कर दिया। और जब 26 जनवरी 1950 को हमने पूरी तरह से लागू कर लिया संविधान को, तब हमने इनको भी इम्पैक्ट में लाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले केवल और केवल निर्वाचन और नागरिकता को ही हमने अडॉप्ट किया। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई, फैक्चुअल बातें हैं। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ली थी, जैसे आर्टिकल 63, 66 है ना, ये आपको याद नहीं रखने, लेकिन मोटे तौर पे आपको बस पता हो कि निर्वाचन और नागरिकता के प्रोविज़न को हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया था। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ। आपका आंसर हो गया बी। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कुछ आज आप इस क्वेश्चन से सीखोगे। आपको लग रहा होगा केवल एक ही लाइन का क्वेश्चन है, इतना गंदा क्वेश्चन मास्टर ने क्यों दे दिया। और आपको ही पता है कि मास्टर ने जानबूझ के तो गंदा नहीं दिया होगा, कुछ तो इसके पीछे का कारण होगा। और अभी आप जब इस क्लास को कर लोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान या कहें जनगण मन को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा क्या 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1950। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने देखा प्रश्न को और आपने इसका उत्तर दे दिया कि सर 24 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, भारत के संविधान में इसको स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, इसमें राष्ट्रीय ध्वज को लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को क्या किया गया था, 1 वर्ष मनाया गया था, है ना, एनिवर्सरी मनाई गई थी पहली। ठीक है, संविधान दिवस की एक तरीके से कह सकते हो। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। इतनी बातें आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। आपको ही पता है कि मास्टर इतनी बातें सिखाने के लिए तो क्लास में इस क्वेश्चन को नहीं डाला होगा। ठीक, तो फिर क्या सिखाने के लिए डाला है? इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है यूपीएससी में, इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो और राष्ट्रगान को गाया किसने, राष्ट्रगान को लिखा किसने। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। फिर बात आती कि जो राष्ट्रगीत है वो कब गाया गया, किसने गाया, कहाँ से लिया गया, किसने लिखा। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व क्या कराते हैं, इसी क्वेश्चन का, कि राष्ट्रगान का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको पता हो कि इस राष्ट्रगान को किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भाषा कैसी थी, संस्कृत थी, हिंदी थी, अवधी थी, तो भैया भाषा थी इनकी बांग्ला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि बांग्ला के अलावा राष्ट्रगान की क्या खास बात है, तो इसमें साहब 5 पद हैं। 5 पद का मतलब 5 बड़ी बड़ी लाइनें। ठीक है, 5 स्टैंजा जिसको एक तरीके से बोलते हो, है ना, जनगण मन अधिनायक। हम पूरा मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फिर आपको भी खड़ा होना पड़ेगा और मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा और फिर क्लास वो पूरी तरह से नहीं हो सकती। और एक और चीज़ बताएं, कई बार क्या होता है कि राष्ट्रगान में खड़ा नहीं भी आप हो पा रहे हो तो मत होइए। उसका एक और तरीका होता है कि आप अपने हाथ को, ठीक है, आप अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे लगा लीजिए। ठीक है, और यदि आप कैप पहने तो उस कैप को उतार दीजिए। ठीक, और ऐसे ही बैठे रहिए, पैरों से चप्पल या जूते को उतार सकते हैं। ठीक है, ये सम्मान की बात होती है राष्ट्रगान में, तो आप तब भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप खड़े ही हो। सम्मान का तरीका आप अपने हृदय पे हाथ रखकर भी कर सकते हो। ठीक है, और मुझे याद है कि जो कहते हैं एक मूवी थी शायद, कभी खुशी कभी गम में है, या कौन सी मूवी है, एक मूवी है उसमें राष्ट्रगान गाया जाता है। और जब वो मूवी आती थी तो हमारे पिताजी ये नोटिस करते थे कि कौन खड़ा हुआ है कौन बैठा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कुछ दिन पहले, मैं देख रहा था, एक स्कूल है, ठीक है,
उस स्कूल में राष्ट्रगान बज रहा था और एक पेंटर पेंटिंग कर रहा था, ठीक। तो वो पेंटर बेचारा खड़ा हो जाता है। सोचो, उसको इतनी समझ है कि ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। और अभी का वीडियो है, जस्ट दिवाली के पहले का ही वीडियो। बड़ा अच्छा लगा देख के कि बताओ यार, इनको इतना अकल है। और बाकी हमारे यहाँ तो नेता तो अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं, ठीक। तो राष्ट्रगान का मतलब समझे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, बांग्ला भाषा में लिखा है। इसमें 5 पद हैं, ठीक है। सबसे पहले कब गाया गया? सबसे पहले गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बिशन नारायण, ठीक है। धार या धर या कहीं कहीं पे डार लिखा होता है, ठीक है। तो धर या डार जो भी आपको मिले एक ही बात है, तो स्लैश करके लिख लेना, धर या डार। बिशन नारायण धर या डार ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ ये हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक। तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्ला भाषा में है, 5 पद हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। वैसे मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि राष्ट्रगान में जो जया है 3 बार है और जया 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 है 4 बार। इनका मतलब क्या होता है? 3 बार जया है का मतलब होता है तीनों लोकों में जय जयकार हो, और 4 बार जया है का मतलब होता है चारों दिशाओं में जय जयकार हो, ठीक है, भारत की। एक और बात है राष्ट्रगान में, जो आपको अभी राष्ट्रगीत के साथ में मैं कंपेयर जब करूँगा तो आपको बताऊँगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो ये राष्ट्रगान का मतलब समझ गए? क्लियर हो गई बातें? अब बात आती राष्ट्रगीत की। तो जनगण मन है राष्ट्रगान और वंदे मातरम है हमारा क्या? राष्ट्रगीत। जब तक जनगण मन नहीं आया गया था, जब तक इसको हमने राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं दी थी, तब तक हमारे हर अधिवेशन में, हर राष्ट्रवादी आंदोलन में वंदे मातरम ही गाया जाता था। और वंदे मातरम जो ये है, ये 1982 के आनंद मठ से लिया गया है। सॉरी, 1980 कह रहा हूँ, 1882 के आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ एक पुस्तक है, ठीक है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, ठीक है। और ख़ास बात क्या है कि ये जो वंदे मातरम है, ये किस भाषा में? संस्कृत में। और ये किस में है? बांग्ला में। तो एक ये भी डिफरेंस हो गया कि राष्ट्रगान जो है वो बांग्ला में है, वंदे मातरम संस्कृत में है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। वंदे मातरम को सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, रहीमतुल्लाह सयानी ने। और मजे की बात जानते हो क्या है? कि 1896 के अधिवेशन में इस वंदे मातरम को पढ़ा किसने था, मतलब गाया किसने था? अपनी मुख से आवाज़ के रूप में इसको किसने निकाला था? तो यही रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और 1905 में जब कलकत्ता अधिवेशन होता है तो उसमें सरला देवी चौधरानी जी गाती हैं, और फिर संविधान सभा आती, वहाँ पे भी गाया जाता है। तो वंदे मातरम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। संस्कृत, आनंद मठ 1896, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। अब बात आती है आनंद मठ की। ये किस पर आधारित है? तो आपको पता होगा, सन्यासी विद्रोह पे 1855-56 में जो हुआ था। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, इतनी बातें क्लियर हो गई। यही आपको इतनी बातें याद रखनी थी। अब लास्ट बात कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, और सामान्य रूप से आपसे भी कोई पूछ सकता है, आप भी किसी से पूछ सकते हो, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है कि सर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, ठीक है, राष्ट्रगान जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट प्राप्त है, या कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी स्वीकृति प्राप्त है, यह संवैधानिक है, ठीक है। और राष्ट्रगीत जो है ये संवैधानिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है, ठीक। राष्ट्रगान क्या है? संवैधानिक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से एडॉप्ट किया गया है। अगर आप इसको नहीं गाते हैं, इसका अपमान करते हैं, तो आपको इसके लिए पनिश मिलेगी। राष्ट्रगीत में ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है। राष्ट्रगान का एक प्रोसेस है कि इसको 52 सेकेंड में गाना है, राष्ट्रगीत का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। राष्ट्रगान को जो राष्ट्रीय समारोह हैं उनमें गाना होता है, राष्ट्रगीत के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। क्लियर हो गई बातें? एक डिफरेंस पता चला? हाँ सर, पता चला। राष्ट्रगान जो है वो बांग्ला में है,
ठीक है। और राष्ट्रगीत जो है वो संस्कृत में है। राष्ट्रगान जो है वो देश की एकता और अखंडता की बात करता है। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। राष्ट्रगान जो है वो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात करता है, और जो राष्ट्रगीत है हमारा वो देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोता है। समझ गए? ये देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोता है और ऐतिहासिकता के नवीनीकरण की बात करता है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। लास्ट बात बता दें, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, ये 1882 का पार्ट है, ये 1911 का पार्ट है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक तरीके से मान्यता प्राप्त है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त नहीं। अब जो मैंने बोला कि ये सांस्कृतिकता और ऐतिहासिकता को लिए हुए और ये एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात करता है, तो कैसे आपको देखो दिखाते हैं। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, धरती माता, ठीक है, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, आप जब राष्ट्रगान को पढ़ते हो तो राष्ट्रगान में कुछ पंक्तियाँ आती हैं, है ना। क्या पढ़ते हो आप वहाँ पे कि पंजाब सिंध पढ़ते हो ना, तो पंजाब सिंध गुजरात, है ना, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, है ना, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना, उच्छल जलद तरंग। तो ये एक यूनिटी नहीं बना रहा है पूरे हमारे देश की। आपने ये चीज़ तो पढ़ी है। जैसे मैं एक तरीके से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम क्या पढ़ते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ठीक है। ये एक पूरा मैप, मतलब पाकिस्तान को भी हमने शामिल कर लिया, ठीक है। नीचे दक्षिण को शामिल कर लिया। उत्कल का मतलब हमारा जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, और बंग का मतलब बंगाल या बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो इतना हमने शामिल किया कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल, ठीक है, यमुना गंगा, मतलब पूरा ये हमने कवर कर लिया। तो ये यूनिटी हो गई। तो हमारा राष्ट्रगान क्या करता है? एक्सप्लेन करता है टेरिटरी को, भारत की एकता और अखंडता को। जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे, तो अखंड भारत ऑलरेडी हमारे राष्ट्रगान में और रोज़ हम गाते हैं। सोचो हम कितने देशों की सॉवरेंटी को हर्ट करते हैं अपने राष्ट्रगान से समझ गए? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बातें? बाकी आप इंडियन पॉलिटी की जब क्लास हमारे साथ करेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं। ये एक फैक्ट की क्लास है, क्विज की क्लास है, तो यहाँ ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते, तो आप इन चीज़ों को बस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें फिलहाल आपकी क्लियर हो गई, यही बहुत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि। पीछे की क्लासेस में आप ये बार बार हमसे सुनते आए हो, बार बार पढ़ते आए हो। मैंने आपको बार बार सिखाया कि भारत में जो है वो संसद सर्वोच्च नहीं है, भारत में जो है वो संविधान सर्वोच्च है। आखिरकार ऐसा क्यों है? अब उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका था। संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका था। आपको भी पता है क्या कि संविधान कब बना था? संविधान बना था संविधान सभा के आने के बाद। सैनिक संविधान सभा पहले आई थी, तो संविधान सभा को हम क्या मानते थे? एक तरीके की संसद मानते थे। तो ये लाइन तो गलत हो गई, उल्टी कह रहा है, ठीक है। तो हमने इसको कट कर दिया। और वैसे भी प्रामाणिकता को नहीं दिखा रहा है। फिर क्या कह रहा है? संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे। भारत में जब उपाधियों का अंत है और सब इक्वल हैं, तो क्या छोटा क्या बड़ा की बात भारत का संविधान करेगा? तो ये बात भी क्या है? गलत है। इसको भी कट कर दिए। देखो, जब भी आपको प्रश्न में उजूल फजूल बातें दी जाए ना, उजूल फिजूल की बातें दी जाएं, उजूल फजूल हम बोल रहे थे, है ना, तो बातें दी जाएं, तो आप उन बातों को ध्यान से देखा करिए कि ये जानबूझकर हमको गलत कराने के लिए बातें दे रहा है। मतलब प्रश्न की भाषा के प्रतिकूल जाकर कोई बात कही जा रही तो वो सामान्यतः गलत ही होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, कह रहा संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। आप मुझे बताइए, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ढंग से।
कि सच में ये बात सच है कि संविधान ही बताता है कि हमारी जो संसद होगी वो कैसे गठित होगी, मतलब निर्वाचन कैसे होगा, कैसे प्रतिनिधि आएंगे, कैसे वो कानून बनाएंगे, उन कानूनों की सीमाएं क्या होंगी, उन सीमाओं का उल्लंघन करने पर न्यायिक समीक्षा कैसे होगी, और कौन कौन से व्यक्ति को, स्टेट को कौन सी पावर है, सेंटर को कौन सी पावर है, लोकल गवर्निंग बॉडी को कौन सी पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन सी पावर है, ये कौन बताता है संसद को? संविधान। तो यही तो सही है। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, ये तो अजीबोगरीब बात कर दी इसने। अगर संशोधन न की होती तो आज इतने संशोधन 125 के ऊपर जा चुके हैं, वो कैसे पॉसिबल होते? तो ये लाइन गलत हो गई। मतलब जब भी ऐसे प्रश्न यूपीएससी हमसे पूछेगी तो हमें एक एक पंक्ति को पढ़ना है, उस पंक्ति में उस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है या उस लाइन को सच मानना है जो उसकी भाषा के काफ़ी नज़दीक हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा, और होगा तो क्यों होगा। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको पीछे की क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, तो ज़्यादा यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आपको चीज़ें पता भी हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? ब्रिटिश से भारत में ली गई। क्या विधि के शासन की व्यवस्था ली गई है? आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि जी हाँ सर ली गई है, तो ये आपका क्या हो गया, कट गया। क्या विधि निर्माण प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो लिया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया का? जी हाँ सर वो भी लिया गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, कट हो गया। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है? बच्चे बच्चे को पता है कि पागल मास्टर ने बताया था कि न्यायपालिका की जितनी भी बातें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, चाहे वो न्यायिक समीक्षा की बात हो, चाहे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो, या उपराष्ट्रपति के पद की बात हो, या महाभियोग की बात हो राष्ट्रपति पर, ये सब कहाँ से ली गई हैं? ये सब की सब ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। क्लियर? इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। बाकी आपको मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ाई रखी थी। संसदीय व्यवस्था आपको पता ही है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। बाकी पीछे की क्लास में आपको बताया था कि गणराज्य कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता रखी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आपका आयरिश संविधान से, है ना। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है, जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, वो कहाँ से, वो भी आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहाँ से, वो भी आपके आयरलैंड से। पीछे की क्लास में आपको करा ही रखा हूँ। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब इसी ऑप्शन को यूपीएससी कन्वर्ट कर देती 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म और 4 युग्म में। तो आप कैसे करते? तो आप कहते कि सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं है, ठीक है, तो न्यायपालिका की बात नहीं, हम यहाँ पे 4 ये काट देते। विधि के शासन की बात है तो हम कहते हैं सर ये सही है। विधि निर्माण प्रक्रिया की बात है सर ये दूसरा भी सही है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था की बात है सर तीसरा भी सही, तो मतलब तीनों सही हैं, ये कट जाएंगे। हाँ, आप में से कई बच्चे विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि ये दोनों लाइनें आप लिख लो कि विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कहाँ से ली गई है। और एक और चीज़ बताएं आपको, ये जो विधि निर्माण प्रक्रिया ना, इसी को एक दूसरा शब्द दिया गया है, लिख लेना उसको भी, विधायी प्रक्रिया, है ना। वैसे यही मिलता है किताबों में, तो इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधि निर्माण प्रक्रिया कोई अलग चीज़ है क्या। तो विधि निर्माण प्रक्रिया हो या विधायी प्रक्रिया हो, दोनों एक ही चीज़ हैं, और दोनों की दोनों कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखो विधि प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन, लेकिन विधि द्वारा स्थापित जापान। तो इनको लिख लेना ताकि इसमें भूलना नहीं है आप, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और गड़बड़ करा देती हैं पूरा पूरा प्रश्न। बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट हमारा प्रश्न है आज की इस सीरीज का, मतलब आज की इस क्लास का, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही बात है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो स्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया,
बिल्कुल सही बात है। प्रियम्बल में हम पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। अब देखो यहाँ पर चालाकी की जा सकती है यूपीएससी के द्वारा, हालांकि जब चालाकी की जाएगी तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या ऑप्शन दे देगा यहाँ पे? यहाँ पर दे देगा 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न, है ना, यहाँ पे आपको दे देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये आपको दे देगा समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि उस समय यथास्थिति कैसी थी, तो जानबूझकर आपको यहाँ समाजवादी शब्द डाल के दे देगा और आपके जैसा बच्चा जल्दबाजी में क्वेश्चन टिक कराएगा। तो ये ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 को समाजवाद शब्द नहीं जुड़ा था, पंथ निरपेक्ष नहीं जुड़ा था, अखंडता नहीं जुड़ी थी। हालांकि थे वो प्रैक्टिकल रूप में, लेकिन सिंबॉलिक रूप में हमने इसको बाद में 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा। ठीक, तो ऐसी लाइन में अगर घुमा दे तो आप कह देना कि ये गलत हो जाएगा सर। ठीक है, अभी तो सही है क्योंकि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कर रहा है, तो ये बात सही होगी। तो हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो गए, लेकिन अगर यहाँ समाजवादी शब्द दे देता तो ये गलत हो जाता। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। और मैंने ये भी बोल दिया है कि अगर समाजवादी जोड़ता तो ये ऑप्शन ही ना रहता, यहाँ पे ऑप्शन फिर दूसरे बनते। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर यहाँ समाजवादी मान लो दे दिया है तो ए बी ये तो दोनों सही होंगे, तब यहाँ लिख देता कि ए व बी केवल सही हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, ये बेसिक चीज़ें आपको पता है कि अध्यक्ष कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई, आज के क्विज पसंद आए। और आज की क्विज में आपने जो बेहतरीन चीज़ सीखी वो क्या सीखी? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस। बाकी आप राष्ट्रगीत को जब पढ़ते हो ना कि सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम महातरम, इसका क्या मतलब है कि सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, है ना, हमारे यहाँ की जो धरती है, हमारी जो भूमि है वो कितनी उर्वर है, कितनी हरी भरी, कितनी शीतलता है, कितनी कोमलता प्रदान कर रही है। तो ये क्या दिखा रही है? भारत की सांस्कृतिकता को, भारत की ऐतिहासिकता को, भारत की प्राचीनता को। तो राष्ट्रगीत क्या है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोता है, और राष्ट्रगान क्या है? भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखता है। ऐसे ही शब्द बोल के आना इंटरव्यू में, वो मज़े में खुश हो जाएगा और आपको बढ़िया नंबर दे देगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब छोटी सी वही जानकारी कि 21 अक्टूबर 2024 से हमारी क्विज की क्लासेस स्टार्ट हैं, जो कि ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों पर अवेलेबल हैं। आप श्री IAS एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे क्विज के सेक्शन में जाके न केवल पॉलिटी के क्विज बल्कि मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट और मेडवल के क्विज को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे डिटेल में क्लासेस को कवर कराया। बाकी अगर आपको डेमो क्लासेस देखना है तो इन्हीं यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 9 के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।